अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपना बच्चा किस डॉक्टर से चेक करवाना है। आपको पता है कि मेडिकल की साइंस जो है वो दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रही है। एक ज़माना था जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो सारी चीज़ों को देखता था। वो पीड्स के पेशेंट को भी देखता था, वो सर्जरी के पेशेंट को भी देखता था, वो गायनी के पेशेंट को भी देखता था। मतलब वो हर चीज़ को देख सकता था, और चूंकि उसका एक्सपोजर भी था, वो हर तरह के मरीज देखता था, तो उसको सारी चीज़ों का आइडिया भी होता था। विद टाइम जो है चीज़ें बड़ी स्पेशलाइज हो गई हैं। अब देखें आपको कि नेक्स्ट स्टेज के ऊपर डॉक्टर स्पेशलिटी कहना शुरू हो गए थे कि कुछ डॉक्टर बन गए जो बच्चों के डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर बन गए जो बड़ों के डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर बन गए जो सर्जरी के डॉक्टर बन गए थे, और कुछ डॉक्टर थे जो गायनी यानी फीमेल्स की जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके डॉक्टर बन गए थे। तो इस तरह इसकी डिवीजन हो गई थी। अब फिर थर्ड स्टेज आ गई कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनके अंदर भी डिवीजन आ गई कि बच्चों के दिल के डॉक्टर, बच्चों के गुर्दों के डॉक्टर, बच्चों के दिमाग के डॉक्टर, बच्चों की जो है वो सर्जरीज हैं उनके अपने डॉक्टर बन गए थे। इसी तरह बाकी फील्ड जैसे कि अडल्ट की स्पेशलिटीज़ हैं, अडल्ट के जो डॉक्टर हैं वो भी आगे स्पेशलाइज हो गए कि अडल्ट में फिर गुर्दे के डॉक्टर अलग हो गए, दिमाग के डॉक्टर अलग हो गए, नफ्सियात के डॉक्टर अलग हो गए। ये स्पेशलिटी बन गई। और अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो इवन अगर उस वहाँ पे डॉक्टर उससे भी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मिलते हैं आपको कि बच्चों के डॉक्टर, फिर बच्चों के दिमाग के डॉक्टर, और फिर बच्चों के दिमाग के अंदर सिर्फ मिर्गी के डॉक्टर्स जो सिर्फ मिर्गी के बच्चों के मिर्गी के मर्ज को देखते हैं। इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज चीज़ें हो गई हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक डॉक्टर किसी खास शोबे के अंदर घुस जाता है और उस शोबे के मरीज देखता है तो डेफिनेटली वो इसका एक्सपर्ट होता है। वो सिर्फ वही मरीज देख रहा होता है, उसको पता होता है कि ये मरीज की इलामात क्या होती हैं, किस किस्म का मरीज किस इलामात के साथ आता है, किस किस्म के मरीज को कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सा मरीज जो है वो मेरी दवा से ठीक होगा, किस मरीज के अंदर ठीक होने के चांसेस नहीं है। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है और डेफिनेटली उसको पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली अवेयरनेस के इश्यूज अभी भी हैं। हमारी जो है 70% पॉपुलेशन देहात के अंदर रहती है। आल दो नेट इंटरनेट का दौर है, हर जगह अवेयरनेस आ रही है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के बहुत इश्यूज हैं। अब होता क्या है, मैं अपने शोबे को पीड्स न्यूरोलॉजी को ले लूँ तो रिसेंटली अगर पिछले 2 हफ्तों के अंदर देखूँ तो मुझे 2-3 पेशेंट ऐसे मिले थे जिनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी का मसला था। और मिर्गी के मर्ज के साथ उनकी जब स्लिप्स मैंने देखी तो वो दवाई किससे ले रहे थे? एक पेशेंट दवाई ले रहा था साइकेट्रिस्ट से। साइकेट्रिस्ट जिसको नफ्सियात का डॉक्टर कहा जाता है, जो कि नफ्सियाती मसाइल का दवाई के साथ इलाज करता है, उससे मेडिसिन ले रहा था। अब उसकी जो मेडिसिन की डोज ठीक नहीं थी, जो डोज की सिलेक्शन है वो ठीक नहीं थी, तो डेफिनेटली मरीज भी ठीक नहीं हो रहा था। और फिर जब वो मरीज थक हार गया तो फिर हमारे पास आ गया था। इसी तरह एक मरीज जो देखा गया वो भी मिर्गी का मरीज था, और वो इलाज करवा रहा था एक अडल्ट न्यूरोसर्जन से यानी दिमाग के सर्जन से। अगेन उसमें भी मेडिसिन की जो डोज है वो बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, और उस वजह से बच्चे को साइड इफेक्ट आ रहे थे। तो दोनों केसेस में मसला क्या था? दोनों साइड पे था। एक तो पेशेंट की अवेयरनेस नहीं थी कि उसे पता नहीं था कि मैंने अपने बच्चे को जिसको मिर्गी है किस डॉक्टर को चेक करवाना है। और सेकंड इशू जो है डॉक्टर की साइड पे था कि जब उसकी फील्ड का पेशेंट उसके पास नहीं आया तो उसको उसको अपने रेलेवेंट फील्ड की तरफ रेफर कर देना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि जो स्पेशलिटी क्या होती है और किस फील्ड के मरीज को किस डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग का डॉक्टर किसको समझा जाता है? हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट डॉक्टर को समझा जाता है कि ये दिमाग का डॉक्टर है। अगर अडल्ट न्यूरोसर्जन होगा तो समझा जाता है कि वो दिमाग का डॉक्टर है। अगर बच्चों का न्यूरोसर्जन होगा तो समझा जाता है कि वो दिमाग का डॉक्टर है। अगर साइकोलॉजिस्ट है जो कि साइकोलॉजी यानी कि सेशंस के जरिए और थेरेपीज के जरिए नफ्सियाती मसाइल हल करता है, उसको भी समझा जाता है कि वो दिमाग का डॉक्टर है। और जो साइकेट्रिस्ट होता है यानी नफ्सियात का डॉक्टर जो मेडिसिन के साथ नफ्सियाती मसाइल हल करता है, उसको भी समझा जाता है कि वो भी जो है वो दिमाग का डॉक्टर है। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि इन सब डॉक्टर्स ने अपने स्लिप्स के ऊपर लिखा भी होता है कि वो दिमाग के हर तरह के मसाइल का हल कर लेते हैं। इस तरह पेशेंट्स जो हैं वो अपने जिस तरह के मसाइल जो अमूमन एपिलेप्सी है और इस तरह के मसाइल हैं, इवन स्ट्रोक है, वो पेशेंट्स जो है वो जा रहे होते हैं न्यूरोसर्जन के पास, वो जा रहे होते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, वो जा रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में होगा 3 चीज़ें होंगी। पहले तो यह है कि तशखीस ठीक नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे को मिर्गी का मसला होता भी नहीं और उसको मिर्गी बना के उसकी दवाइयाँ दी जा रही होती हैं। डेफिनेटली इसमें नुकसान किसका होगा? पेशेंट का नुकसान होगा। फिर ये है कि ड्रग की सिलेक्शन ठीक नहीं होती। अगर किसी को मिर्गी है भी सही, अगर न्यूरोसर्जन ने या साइकेट्रिस्ट ने पिक भी कर लिया कि पेशेंट को मिर्गी है, तो वो जो दवाई देगा वो उसकी एज के मुताबिक, उसके जेंडर के मुताबिक
یا اس کی افورڈیبلٹی کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگی، جو کہ ایز اے پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہم کو پتہ ہوتی ہے. سو وہ وہاں پہ مسئلہ کر سکتا ہے. پھر اس کی ڈوز ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ انڈر ڈوز دے سکتا ہے یا اوور ڈوز دے سکتا ہے، تو اس صورت میں نقصان پیشنٹ کا ہوتا ہے. سو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہے، جیسا کہ ایپیلیپسی ہے، فالج کا مسئلہ ہے یا دماغی اور مسائل ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں سب سے بیسٹ ڈاکٹر جو آپ کے لیے ہے وہ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہے، اگر تو اویلیبل ہو. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے آپ کے علاقے کے اندر، تو آپ نے ڈیفینیٹلی پیڈیاٹیشین یعنی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. وہ اس کا انیشل ٹریٹمنٹ کرے گا، اور اگر لگے گا کہ اس کا مسئلہ اس کی سمجھ سے باہر ہے یا اس کا جو چیزیں ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو خود بھی ریفر کرے گا. دماغ کی مرگی کے لیے خاص طور پر آپ نے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس یا نیورو سرجن کے پاس نہیں لے کے جانا. اسی طرح باقی اسپیشلٹیز ہیں. اگر کسی بچے کے سر میں پانی ہے، اگر کسی بچے کے سر میں کوئی رسولی ہے، اگر کسی بچے کے کمر کے اوپر پیدائشی پھوڑا ہے، تو اس صورت میں آپ کا جو پرائمری ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پیڈیاٹرک نیورو سرجن ہوتا ہے. آپ نے سرجن کے پاس جانا ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا. اگر کوئی مسئلہ اس کا ہوگا اس طرح کا، تو وہ پھر آپ کو ریلیونٹ ڈاکٹر جیسا کہ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہے اس کے پاس بھیج دے گا. اسی طرح تمام اسپیشلٹیز کے اندر یہی ایشو ہوتا ہے. اگر دل کا کسی کو مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے. اگر دل کی، اور وہ ڈیفینیٹلی اگر تو سرجری کا مسئلہ ہوگا تو وہ پھر اس کو آگے پیڈیاٹرک سرجن کی طرف ریفر کرے گا. اگر کسی بچے کے گردے کا کوئی مسئلہ ہے، گردے میں چربی آتی ہے، گردے کام نہیں کر رہے، تو پیڈیاٹرک جو نیفرولوجسٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھے گا. لیکن اگر اس کے گردے کی بناوٹ میں کوئی مسئلہ ہے، گردے کی پیشاب کی نالی تنگ ہے، پیشاب کی نالی کی پوزیشن الگ ہے، یا پیشاب کی نالی لیک کر رہی ہے، یا پیشاب واپس جا رہا ہے گردے کے اندر، تو اس صورت میں جو آپ کا پرائمری ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پیڈیاٹرک جو ہے وہ یورولوجسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تمام اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ نے وہ اپنے اسپیشلٹی کے ڈاکٹر دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی آج کل گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ اس چیز کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے بچے کی یہ بیماری ہے، میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے، تو اس کا پرائمری ڈاکٹر کون ہے، تو آپ کو وہاں سے بھی ہیلپ مل جاتی ہے. سو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، یا ایون بڑوں کے لیے بھی میسج یہ ہے کہ اپنے ریلیونٹ اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اس سے آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا، اس کی تشخیص اچھی ہوگی، اس کو اس کی بیماری کے مطابق میڈیسن ملیں گی، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا، اور اس کے اندر پیچیدگیوں کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے. تھینک یو.